नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास में वैदिक काल की राज्य व्यवस्था का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, ऋग्वेदिक काल में आर्य जन पश्चिम में पूर्वी अफगानिस्तान से पूर्व में यमुना नदी तक, उत्तर में कश्मीर एवं हिमालय की तलहटी से दक्षिण में आधुनिक सिंध एवं राजस्थान के उत्तरी भूभाग तक तथा दक्षिण पूर्व में पूर्वी राजस्थान एवं यमुना और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच से कुछ क्षेत्र तक आबाद हो चुकी थी। यह संपूर्ण भूखंड आर्यों के अधिकार में होते हुए भी एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं था। यह भूभाग अनेक जनों में बंटा हुआ था और प्रत्येक जन का अपना एक राजा होता था। उस समय लगभग 20 से 21 जनों का उल्लेख मिलता है। भरत, अनुज, मत्स्य, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वस आदि प्रसिद्ध जन माने जाते थे। और ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मावर्त में भारत, आधुनिक जयपुर, भरतपुर का क्षेत्र आता था। अलवर क्षेत्र में मत्स्य, पंजाब में अनुज और ध्रुव, इस तरह के राज्य है वो स्थित थी। उत्तर वैदिक काल आते आते ऋग्वेदिक काल के प्रसिद्ध पंचजन पुरु, अनु, द्रुहु, यदु एवं तुर्वस अपना गौरव खो चुके थे। पुरु और भरत जन संयुक्त होकर के कुरु बन गए थे। कौन कौन से? पुरु और भरत जन संयुक्त होकर के कौन से बन गए थे? कुरु बन गए थे। कालांतर में कुरु और पांचाल जन मैत्री बंधनों में बन गए थे और एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे और उन्होंने वत्स और कुशीनर जनों के साथ मिलकर मध्य देश पर शासन किया था। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल आते आते कई जन आपस में जुड़ गए थे और जुड़कर उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था। कुरु राज्य में आधुनिक थानेसर, दिल्ली एवं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, उत्तरी भूभाग क्षेत्र सम्मिलित था। कुरु वंश में जावाली, परीक्षित, जन्मेजय आदि महान शासक हुए थे और इस काल में विदेह का राज्य भी काफी प्रसिद्ध हुआ था। ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में यहाँ के राजा जनक को सम्राट के नाम से पुकारा गया था। इस युग के अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में गांधार, केकय, मद्र, काशी, अवंती, अश्मक, राष्ट्र, मूलक, कौशल आदि कई ऐसे जन थे। मगध और अंग भी शक्तिशाली राज्य थे, परंतु अभी वे आर्यों के राजनीतिक नियंत्रण में नहीं आ पाए थे। वैदिक साहित्य में इन राज्यों के लिए घृणास्पद एवं कटु शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। मगध एवं अंग दोनों पड़ोसी राज्य माने जाते थे। अब हम बात करते हैं
वैदिक काल की राजनीतिक संगठन के बारे में कि वैदिक काल में किस प्रकार से प्रशासन बंटा हुआ था, किस प्रकार के विभाग होते थे, किस प्रकार की शासन प्रणाली होती थी, तो हम उसके बारे में है वो देखते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में आर्यों के राजनीतिक संगठन की मूल इकाई गृह अथवा कुटुंब थी। आर्यों का कौटुंबिक जीवन सुसंगठित था। कुटुंब का बड़ा बूढ़ा गृहपति होता था। कुटुंब से बड़ी इकाई ग्राम कहलाती थी और एक ग्राम में कई कुटुंब बसे होते थे। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे और यह कहना कठिन है कि ग्रामणी का पद वंशानुगत होता था अथवा वह राजा द्वारा नियुक्त किया जाता था। कई ग्रामों के समूह से विश नामक इकाई बनती थी। विद्वानों के अनुसार विश आजकल की तहसील के समान रही होगी। विश के अधिकारी को विशपति और कई विश मिलकर जन कहलाते थे। जन का अधिकारी गोप अथवा रक्षक कहलाता था। प्रायः राजा ही जन का प्रधान गोप होता था और जन से बड़ी इकाई राष्ट्र कहलाती थी। और कुछ विद्वानों के अनुसार आसपास के राजाओं को अधीन करके सम्राट पदवी धारण करने वाला राष्ट्र का प्रधान होता था और उसकी अधीनता में जनों के विभिन्न राजा लोग शासन करते थे। अर्थात हम मान सकते हैं कि इस प्रकार से राजनीतिक संगठन कुटुंब ग्राम में, ग्राम विश्व में, विश्व जन में और जन है वो राष्ट्र में विभक्त थी। फिर देखिए, इस तरह के कई जन हमें देखने को मिलते थे। धीरे धीरे ये जनपद कहलाने लगे और जनपद का स्वामी राजा या सम्राट कहलाने लगा था। अब हम इनकी शासन पद्धति का अध्ययन करें तो देखिए, ऋग्वेद काल की शासन पद्धति साधारणतया राजतांत्रिक थी, क्योंकि ऋग्वेद में राजन या राजन्य शब्द का उल्लेख बार बार मिलता है और स्पष्ट है कि उस समय आर्यों में राजतांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित थी और प्रत्येक जन अपने अपने नेता के अधीन जो राजन कहलाता था, एक राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित होता था। सामान्यतः वंशानुगत राज्याधिकार की परंपरा थी, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसी का ज्येष्ठ पुत्र अथवा भाई राज्य का शासक बनने का अधिकारी होता था। परंतु राज्याभिषेक से पूर्व जनता की स्वीकृति लेना होता था। प्रजा की यह सहमति महज औपचारिकता थी। इसके साथ साथ हमें उस समय में कई गण के बारे में भी जानकारी मिलती है जो ऋग्वेद में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजतांत्रिक शासन व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई थी और इस युग के साहित्य में स्थान स्थान पर राजाओं और राजतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। इस तरह से हम देखें तो बहुत से ऐसे जानकारियाँ मिलती हैं जिनमें राजा अपने शासन काल में कई प्रकार के यज्ञ हवन करते थे, ऊंची ऊंची उपाधियां धारण करते थे। राजसूय
एवं अश्वमेध जैसे विशाल यज्ञों का संपादन करना तत्कालीन साहित्य में राजाओं के अपार धन वैभव का उल्लेख करता है। अब हम देखते हैं राजा और उसके अधिकार व कर्तव्यों के बारे में। तो देखिए, आर्य कबीलों में राजा का पद कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में एक मत राय नहीं है, लेकिन विद्वान मुखर्जी मानते हैं कि विरोधी देश के आक्रमणकारी आर्यों के आसपास की परिस्थितियों के स्वाभाविक परिणाम के स्वरूप राजतंत्र की उत्पत्ति हुई होगी। डॉक्टर नारायण चंद्र बंदोपाध्याय भी इस मत को स्वीकार करते कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता ने राजतंत्र को बनाया होगा। के.पी. जायसवाल मानते हैं कि आर्यों की वैदिक आर्यों में राजतंत्र की परंपरा द्रविड़ों से आई होगी। इस तरह अलग अलग विद्वान इसके बारे में मत देते हैं, लेकिन उस समय राजा का पद सबसे बड़ा और सम्मानित पद माना जाता था। राजा निरंकुश होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे जनता के हित के कार्यों में कभी कोई कमी नहीं रखते थे, क्योंकि जब राजा का राज्याभिषेक होता था और राज्याभिषेक करने वाला जो पुरोहित होता था, जब राजा का राज्याभिषेक करता तो उस समय राजा को शपथ लेनी होती थी और उसको भी धर्मदंड का डर दिखाया जाता था कि अगर उसने भी अपने पद का सही रूप से पालन नहीं किया तो उसके ऊपर भी धर्म रूपी ये दंड है वो लगाया जाएगा। राजा हमेशा अपने जीवन में प्रजा के हित के कार्य करता था। वह प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य करता था। वह अपराधियों को दंड देना, विद्वान साधु सन्यासियों का आदर करना और अपने क्षेत्र की उन्नति, सुरक्षा के कार्य सबको संभालता था। राजा का पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सत्ता का विकास हुआ। इस युग में जनता द्वारा राजा को चुनने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई थी और राजा प्रायः वंशानुगत तरीके से वो चुना जाने लगा था। राजा अपनी प्रजा से बलि, शुल्क, भाग शुल्क आदि लेता था। इस तरह राजा को जनता भी उसकी सुरक्षा के बदले कई प्रकार के कर आदि प्रदान करते थे। अब हम बात करते हैं वैदिक काल के प्रमुख अधिकारी कौन थे, उन अधिकारियों के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, शासन संचालन में राजा की सहायता के लिए कुछ पदाधिकारी होते थे। ऋग्वेद में जिन पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है उनमें पुरोहित, सेनापति, ग्रामणी और इसके अलावा कई विद्वान मंत्री होते थे। शांति काल में वे धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहते थे और युद्ध काल में राजा की विजय तथा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए देवी शक्तियों का आह्वान करते थे। वैदिक पुरोहित उन ब्राह्मण राजनीतिज्ञों के पूर्वज थे जिन्होंने समय समय पर भारत व्यवस्था संबंधी मामलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उस समय सैनिकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। गांव का मुखिया ग्रामणी होता था और वह गांव की समस्त व्यवस्था को संभालता था। गांव की जनता और राजा के बीच संपर्क बनाने का कार्य भी करता था। इन तीन प्रमुख अधिकारियों के अलावा सूत, रथकार, करमार आदि नाम भी मिलते हैं और ऐसा अनुमान है कि ये लोग व्यावसायिक औद्योगिक वर्ग के प्रतिनिधि रहे होंगे और अन्य पदाधिकारियों में दुर्गपति, गुप्तचर, दूत आदि मुख्य थे और ये समस्त अधिकारी राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे और वे राजा के प्रति उत्तरदायी भी माने जाते थे।
उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्यों के निर्माण से शासन संबंधी कार्य बढ़ गया और इसलिए राज्य के प्रमुख अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई। शतपथ ब्राह्मण में 11 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवा, पालागल जैसे कई अधिकारियों के नाम मिलते हैं और वैदिक काल में इन अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। वैदिक काल में इन अधिकारियों को क्या कहते थे? रत्नी। और इन अधिकारियों को कार्य के बदले वेतन भी दिया जाता था, जिससे ये अपनी आजीविका है वो चला सकते थे। अब हम बात करते हैं सभा समिति की। बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा को परामर्श देने के लिए लोगों के समूह होते थे और उनके अलग अलग नाम हैं, सभा और समिति। तो देखिए, ऋग्वेद कालीन राज्य व्यवस्था में सभा समिति का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां भी माना गया है। अथर्ववेद में दोनों संस्थाएं राजा को प्रशासनिक सलाह देने के लिए होती थी, परंतु सभा समिति के स्वरूप और कार्य में अंतर माना गया है। समिति एक व्यापक संस्था थी जिसमें सामान्य लोगों के साथ साथ ब्राह्मण एवं धनिक वर्ग के लोग सम्मिलित होते थे तथा सभा बुजुर्ग लोगों अथवा कुलीन लोगों की होती थी। समिति को संपूर्ण जन की सभा माना जाता था, जबकि सभा को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की सभा ही माना जाता था। अर्थात जिस प्रकार से मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होता है, तो इसी तरह से मंत्रिमंडल सभा मान सकते हैं और मंत्रिपरिषद है वो समिति को मान सकते हैं। तो इनका मुख्य कार्य था कि समय समय पर राजा को विभिन्न विषयों पर परामर्श देना और उनको विभिन्न विषयों के बारे में ध्यान आकर्षण कराने का कार्य भी करना होता था। अब हम बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। तो ऋग्वेदिक काल में न्याय व्यवस्था, विधि संग्रह तथा विधि के कार्यान्वयन के संबंध में हमें पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती। राज्य में समस्त सत्ता का केंद्र राजा के पास होता था, लेकिन इसके अलावा भी उस समय में न्याय व्यवस्था भी प्रबल थी। गांव के मुखिया ग्रामीण से लेकर कुटुंब, विश्व, जन, राष्ट्र तक की इकाइयों में न्यायिक अधिकारी होते थे जो न्याय प्रदान करते थे और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था और राजा का न्याय सभी के लिए मान्य होता था। अपराधियों को दंडित किया जाता था और उन्हें आर्थिक व निर्वासन का दंड भी दिया जाता था। उस समय विशेष तौर से अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ग जो होता था वो वर्ण के रूप में होता था और उनके लिए कार्य दायित्व तय किए हुए होते थे और उन्हें उनका पालन करने के लिए बाध्य भी किया जाता था। उन्हें उनकी प्रत्येक बात को मानना होता था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि उनका काफ़ी प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें एक विशेष युद्ध की जानकारी मिलती है जिसका नाम है 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। इसकी जानकारी मिलती है भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। 10 राज्य युद्ध क्यों लड़ा गया था? क्योंकि इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदास ने विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर
वशिष्ठ को पुरोहित बनाया गया था और वशिष्ठ नाराज हो गए और वशिष्ठ ने उस समय विश्वामित्र के नेतृत्व में पुरु वंश के आर्य जनों के साथ राजा सुदास के विरुद्ध एक संघ बनाया और दोनों पक्षों में परुष्णी रावी नदी के तट पर घमासान युद्ध हुआ। और इसमें एक तरफ 10 राजा और एक तरफ अकेले सुदास, लेकिन फिर भी सुदास की जीत हुई। और इस युद्ध में अनुस, द्रुहु, यदु, तुर्वस वंशों ने पुरुवंश का साथ दिया, तो अलीन, पक्य, मलान, शिव, विषाणिन वंशों ने राजा सुदास का साथ दिया था। आर्यों को अनार्यों से भी संघर्ष करना पड़ा था। तो इस तरह इस काल में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में संपूर्ण ताकत है वो राजा के पास है, वो केंद्रित थी। धन्यवाद।